सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11th की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। हिस्ट्री में पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक। पूर्व में हमने पॉइंट पढ़ा है धर्मयुद्ध। उस धर्म युद्ध के दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 धर्म युद्ध हुए हैं। ऐसे तो अनेकों बार युद्ध हुए, लेकिन मुख्य रूप से 3 धर्म युद्ध माने गए हैं, जिसमें इस्लामिक क्षेत्र और यूरोपियन क्षेत्रों के मध्य भूमध्य सागरीय पार के प्रदेश और ऊपरी प्रदेश, ठीक है। तो यूरोपवासी है वो भूमध्य सागर के ऊपरी प्रदेश के निवासी थे और ईसाई धर्म को मानने वाले थे, और वहीं भूमध्य सागर के जो पार के प्रदेश थे नीचे की तरफ जो थे वो था इस्लामिक प्रदेश, जिसमें इस्लामिक साम्राज्य थे। जेरूसलम, फिलिस्तीन, इनको लेकर दोनों ही जो है साम्राज्यों के मध्य युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में प्रथम युद्ध में जो लड़ा गया, प्रथम तो ईसाई या यूरोपवासियों की विजय हुई, लेकिन बाद के 2 युद्धों में जो है इस्लामिक साम्राज्य की विजय हुई। इस्लामिक साम्राज्य के विजय होने के पश्चात जो है वहाँ का पूरा प्रभाव है वो इस्लामिक के क्षेत्र में चला गया, और वहाँ पर उन शासकों ने क्या क्या परिवर्तन किए कृषि के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में। और उस परिवर्तन को हम जो है न्यू पॉइंट है हमारा, जिसका या नया बिंदु टॉपिक जो हमारा है वो अर्थव्यवस्था इस्लामिक साम्राज्य की, कृषि कैसी थी, शहरीकरण किस प्रकार से हुआ और वाणिज्य का विकास वो कैसे हुआ, उस बिंदु को आज हम समझेंगे। तो देखिए, इस्लामिक साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, यानी इकोनॉमिक कंडीशन वहां पर क्या था। इस्लामिक साम्राज्य के द्वारा जितने भी प्रदेश जो जीते गए थे, मुख्य रूप से उन जीते गए सारे के सारे प्रदेशों का व्यवसाय जो था वो मुख्य रूप से कृषि था। अगर हम भारतीय इतिहास को भी देखें तो भारतीय इतिहास में भी अधिकांश 80% जो लोग हैं वो कृषि कार्य पर अपनी आजीविका चलाते हैं। वर्तमान में परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन प्राचीन भारत की स्थितियों को देखें तो कृषि कार्य के ऊपर ही जो है व्यवसाय मुख्य रूप से आधारित था। तो यहाँ पर भी इस्लामिक साम्राज्य का मुख्य व्यवसाय भी कृषि आधारित था। जो प्राचीन व्यवस्थाएं जो चल रही थी खलीफा के साम्राज्य में, इस्लाम के साम्राज्य में, उस व्यवस्था में कोई नया परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि बहुत सारे यूरोपीय प्रदेश जो है इस्लामिक क्षेत्र में आ गए थे। जेरूसलम, फिलिस्तीन, इनके ऊपर भी इनका अधिकार हो चुका था, इस्लामिक लोगों का या इस्लामिक शासकों का, खलीफा का, लेकिन उसमें प्राचीन व्यवस्था में कोई नवीन परिवर्तन नहीं किया। एज इट इज जो व्यवस्था चल रही थी उसको ही चलने दिया गया। यहाँ पे जो भूमि होती थी, भूमि के कई हिस्से तो राज्य के अधीन थे, शासकों के अधीन थे, और कई ऐसे हिस्से थे जिनके स्वयं मालिक होते थे छोटे और बड़े किसान, यानी उनकी अपनी मिल्कियत थी, इस्लामिक लोग ही थे, तो उनके अपने छोटे और बड़े किसान जो थे वो मालिक हुआ करते थे, और अधिकतर भूमि है वो राज्य के संरक्षण की भूमि ही होती थी। अब इस भूमि से जिनके मालिक राज्य होते थे या छोटे बड़े जो किसान होते थे, उनसे जो शशानी या इस्लामी शासक जो परवर्ती या पूर्ववर्ती जो भी थे वो कर वसूली किया करते थे, टैक्स वसूली, कर यानी टैक्स वसूली। और ये वसूली जो होती थी मुख्य रूप से भू राजस्व की वसूली होती थी। भूमि के रूप में, राजस्व के रूप में, फसल के रूप में है राजस्व लिया जाता था। अन्य और कई प्रकार के कर थे, लेकिन भूमि का कर है या भू राजस्व के रूप में, फसल के रूप में कृषि भूमि से कर लिया जाता था। ऐसी भी भूमि थी राज्य के अंदर जो पशुचारण की भूमि थी, यानी पशुचारण की भूमि जिसमें मुख्य रूप से पशु चरते थे, वो भूमि साझा भूमि कहलाती
कहलाती थी, गांव की साझा संपत्ति होती थी। धीरे धीरे वो पशुचारण की भूमि समय और बदलाव के साथ तकनीकी प्रयोगों के साथ है वो कृषि भूमि में बदलती चली गई। फिर वो भी राज्य का हिस्सा वो बन गई। लेकिन उससे पूर्व या बाद में भी अगर कृषि भूमि में भी परिवर्तन हुई है तो वो शासक के नियंत्रण में आई है या फिर वो गांव की साझा संपत्ति बनकर रह गई है। अब युद्ध में फिलिस्तीन, जेरूसलम, इसके अलावा और कई बाइजेंटाइन के कई हिस्से जो यूरोप के अधीन थे, ईसाई साम्राज्य के अधीन थे, वो इन धर्म युद्धों के दौरान बहुत सारा इलाका, बहुत सारा क्षेत्र है वो इस्लामिक साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, नियंत्रण में आ गया था। युद्धों के माध्यम से उन्होंने काफी हिस्सा है वो ले लिया था। अब जो भूमि उनके अधीन आई थी, जीत की जो भूमि थी, युद्ध में जो विजित जो भूमि थी, उस भूमि को उस समय के शासकों ने, उस समय के जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों को वो भूमि है वितरित कर दी, उनके अधिकार में दे दी, या फिर खलीफा का जो परिवार था, खलीफा के जो रिश्तेदार थे, उनको वो भूमि है वो बांट दी गई। यानी खलीफा परिवार की संपत्ति उस भूमि को मान लिया गया, खलीफा के रिश्तेदारों में वो भूमि वितरित कर दी गई। इस प्रकार से विजित भूमि को भी पूरी तरह से हस्तांतरित है वो अन्य लोगों को दे दी गई। अब कर वसूली का जो विधान था, कर यानी टैक्स वसूली कैसे की जाती थी? टैक्स वसूली का जो विधान था वो खराज नामक कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता था, खराज। और ये जो खराज जो कर था वो कृषि भूमि पर लिया जाता था और इसमें कृषि भूमि की पैदावार जो होती थी, पैदावार यानी इनकम, फसल के रूप में जो इनकम या पैदावार जो होती थी, उसमें उस पैदावार के आधार पर, अर्थात जो फसल निकलती थी उपजने के बाद, उसमें फसल को देखने के पश्चात निर्णय लिया जाता था कि उसमें कितना जो है लेना है उसमें से। तो उस कर का निर्धारण है वो आधे हिस्से से लगाकर, आधा भाग यानी 50-50 से लगाकर 5वें हिस्से तक का निर्धारण था। तो वो भूमि या उपज, भूमि के उपजाऊपन के ऊपर आधारित था कि उसी हिसाब से वो लोग जो राज्य के अधिकारी हैं वो उनसे टैक्स वसूली या भूमि कर है वो वसूल किया करते थे, जिसे खराज नामक कर के नाम से जाना जाता था। तो खराज अगर प्रश्न आता है आपका कि खराज क्या है, तो खराज भूमि कर है जो है फसल के रूप में है वो लिया जाता था। अब ऐसे किसान भी थे, छोटे और बड़े किसान, जिनकी अपनी संपत्ति होती थी, जो मिल्कियत यानी संपत्ति उसके मालिक वो स्वयं होते थे। तो उनसे भी जो भूमि कर वो 10वें हिस्से के रूप में लिया जाता था। देखो, राज्य की जो भूमि होती थी, राज्य की भूमि जो छोटे और बड़े किसान मिलकर उगाते थे, जिनकी स्वयं की संपत्ति नहीं होती थी, वो राज्य उनसे फसल के उत्पादन के आधार पर आधे से लगाकर जो है 5वां हिस्सा कर वसूली करता था। और जिनकी अपनी भूमि होती थी, जिनके स्वयं के मालिक किसान स्वयं हुआ करते थे, मुख्य रूप से इसमें जो है मुसलमान ही हुआ करते थे, तो उनसे कर का 10वां हिस्सा है वो टैक्स के रूप में या कर के रूप में या फसल कर के रूप में लिया जाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्थितियां बदलने लगी। स्थितियां क्यों बदलने लगी? इसके कारण थे कि जो इस्लामिक क्षेत्र में रहने वाले जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको खलीफा ने या उस समय के शासकों ने क्या किया, कर में रियायत दे रखी थी कि उनको 10वां हिस्सा देना पड़ता था, लेकिन बाकी लोगों को हिस्सा है वो ज्यादा देना पड़ता था। खराज नामक कर वसूल किया जाता था उसके आधार पे। तो ऐसी स्थिति में अब लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग यहूदी भी थे, ईसाई भी थे और अन्य कई धर्म के लोग वहां रहते थे, जरतुस्त थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने देखा कि इस कर से बचाव के लिए या उस समय की व्यवस्था में अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण करना, यानी इस्लाम बनने लगे, मुसलमान बनने लगे,
अब खलीफाओं ने देखा कि इस प्रकार से तो हर कोई मुसलमान बन रहा है, हर कोई इस्लाम को अपना रहा है, तो ऐसी स्थिति में खलीफा ने धर्म परिवर्तन को निरुत्साहित किया ताकि लोग है वो धर्म परिवर्तन ना करें, उन्हें टैक्स कर, भूमि कर है वो अधिक मात्रा में मिलता रहे। लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लोग तो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने लगे। तो ऐसी स्थिति में फिर उसी समय की व्यवस्था में एक कराधान की समान व्यवस्था अपना ली गई। कराधान यानी कर की समान व्यवस्था लगाई गई और उस कराधान की समान व्यवस्था के आधार पर सबसे समान रूप से कर है वो लिया जाने लगा। अब है एकता। एकता प्रणाली क्या होती है? राजस्व का हिस्सा। एकता प्रणाली इस्लामिक खलीफाओं ने, इस्लामिक शासकों ने इस्लामिक साम्राज्य के अंदर एकता प्रणाली को लागू किया गया था। एकता प्रथा, एकता भूमि, ठीक है, एकता का अर्थ होता है भूमि। तो भूमि प्रथा या भूमि प्रणाली क्या है? ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है कि एकता प्रणाली या भूमि प्रथा या एकता प्रथा क्या है। तो आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न ये बनता है। देखिए, एकता प्रथा या एकता प्रणाली वो होती थी जिसमें सैनिक जो होते थे, सेना का हिस्सा, राज्य का मुख्य आधार, इसके अलावा मुख्य अधिकारी होते थे राज्य के, उनको वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, भूमि का हिस्सा दिया जाता था और वो उसके मालिक हो जाते थे। तो वेतन के बदले जो भूमि उनको दी जाती थी उसे एकता प्रथा या एकता प्रणाली कही जाती थी। ये एकता प्रणाली सर्वप्रथम इस्लामिक साम्राज्य में ही शुरू हुई थी, जिसमें इनका साम्राज्य काफी लंबा चौड़ा था। एशिया, फारस और ईरान में एकता प्रणाली या भूमि व्यवस्था चलती थी और बाद में भारत के अंदर भी इस व्यवस्था को गुलाम वंश का जो शासक था इल्तुतमिश ने 1226 में इसे भारत में भी निर्धारित किया था, भारत में भी इसे लागू किया था, जिसमें सैनिकों या अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि है वो दी जाने लगी थी। तो ये थी एकता प्रणाली। अब यहाँ के जो शासक थे, एशिया, ईरान, फारस या इस्लामिक साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने अधिक से अधिक कर प्राप्त हो जाए, अधिक से अधिक उनका खजाना है वो भरा रहे, उनके साम्राज्य उनका खुशहाल रहे, इस खुशहाल की स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्होंने जनता के ऊपर विशेष ध्यान दिया और इस हेतु उन्होंने विभिन्न प्रकार की नहरों का निर्माण करवाया, बांधों का निर्माण करवाया, नए नए कुओं का निर्माण करवाया और इन कुओं के ऊपर कई प्रकार की पंचक्कियां और नोरियां लगी होती थी। नोरियां यानी इस प्रकार से पंचक्कियां जो होती थी जिससे कुओं से जल्दी से आसानी से पानी निकाल दिया जाए और उससे सिंचाई है वो आसानी से हो जाती थी। तो पंचक्कियां के माध्यम से भी पानी में वो निकलता था। तो ये लगी होती थी जिससे किसान को भूमि की सिंचाई में आसानी रहती थी। और खास तौर से ये नहरों का निर्माण है, बांधों का निर्माण है वो मिस्र का जो प्रदेश था जहाँ नील नदी बहती थी, नील नदी पर का जो जितना भी क्षेत्र था वहां पे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से बांध और नहरों का निर्माण है वो किया गया था। ये उस समय के शासकों की या उस समय के सुल्तानों या खलीफा की ये उपलब्धियां थी कि उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के सुधार या नई तकनीकी लागू की थी ताकि वहां की जनता के माध्यम से वो अच्छी फसल की उत्पादन कर पाए और साथ ही साथ जो है साम्राज्य को उचित मात्रा में, भारी मात्रा में कर भी उनको मिलता रहे। इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे, इस्लामिक शासक, उन्होंने कृषि भूमि का विस्तार किया और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु विभिन्न नई नई तकनीकी उन्होंने लागू करने का प्रयास किया और वहाँ की भूमि के उपजाऊपन और उनकी जो तकनीकी या नवीन जो व्यवस्थाएं लागू की गई थी उस व्यवस्था के आधार पे नवीन तकनीकों के विभिन्न क्षेत्रों में अभाव के बावजूद भी वहाँ के किसानों ने भूमि उत्पादकता में, कृषि उत्पादकता में वहाँ पर काफी वृद्धि की। तो इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से इस्लामिक साम्राज्य को भारी आय है वो होने लगी थी। वहाँ की जनता है वो खुशहाल थी। उन्होंने खेती में नए नए प्रयोग करना शुरू किए, कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग
यानी उन्होंने खाद्यान्न फसलों के अलावा तिलहन, दलहन इनको तो उगाया ही उगाया, इसके साथ ही नवीन प्रयोग में उन्होंने कपास की खेती करना प्रारंभ किया, वहां पर संतरे की खेती करना प्रारंभ किया, तरबूज की खेती करना प्रारंभ किया, केले की खेती करना प्रारंभ किया, बैंगन की खेती करना प्रारंभ किया, पालक की खेती करना प्रारंभ किया। नई नई फसलों का उत्पादन है वो लोग करने लगे थे और भारी मात्रा में उनको फायदा भी हुआ, इसका लाभ भी हुआ। और इन नई फसलों को कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैंगन इनकी खेती के माध्यम से उन्होंने उनकी उपज में वृद्धि हुई और साथ ही साथ जो यूरोप के साथ भले उनका युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध के पश्चात भी, अगर आपको पॉइंट याद हो कि हमने इससे पूर्व वीडियो में समझा था कि प्रभाव में भूमध्य सागर के पार के प्रदेशों के साथ इस्लामिक साम्राज्य का व्यापार है वो एज इट इज बना रहा था, जिसमें इटली की फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, रोम इन सब नगरों के साथ व्यापार है वो बना रहा था। और ऐसे में इन इस्लामिक साम्राज्य ने यूरोप के राज्यों के साथ ये जो नई नई फसलें जो उगाई थी उनके साथ उन्होंने व्यापार किया। इन नई फसलों को उन्होंने यूरोप के देशों के साथ जो है निर्यात किया और आदान प्रदान हुआ। तो इस प्रकार से जो है कृषि क्षेत्र में उन्होंने कई नए नए परिवर्तन है वो किए थे। अर्थव्यवस्था को समझा, अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। अब हम समझते हैं इस्लामिक साम्राज्य का शहरीकरण कि शहरीकरण किस प्रकार से हुआ। इस्लामिक साम्राज्य में वहां के खलीफाओं ने, वहां के शासकों ने कृषि उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान दिया, साथ में नहरों, बांधों, कुओं इत्यादियों का निर्माण करवाया, नई नई फसलों का एक्सपेरिमेंट किया, नई नई फसलों को लगाना, उगाना, संतरा, केला, तरबूज इत्यादि उगाना और उनको यूरोप के देशों के साथ भूमध्य सागर को पार करके अन्य देशों के साथ उन्होंने अपने व्यापारिक संबंधों को उन्होंने बढ़ाया। अब देखिए इन सब के फलस्वरूप वहां पर क्या परिवर्तन आए, तो वो परिवर्तन क्या है, देखिए शहरीकरण, यानी कि वहां की आबादी है वो खुशहाल थी और इस खुशहाल से वहां की, इसी खुशहाली से वहां की व्यवस्था है वो परिवर्तित होने लगी। कृषि योग्य जो क्षेत्र थी या भूमि थी, वहां पे उत्पादकता की अधिकता के कारण लोग समूह में इकट्ठे होकर बसने शुरू हो गए और फिर जैसे जैसे इन इलाकों की आबादी या घनत्व बढ़ने लगा वैसे वैसे नए शहरों का निर्माण है वो होने लगा। नए नए शहरों की संख्या में तीव्रता के साथ वृद्धि होना शुरू हुआ और नए शहर बने। इसके साथ ही सुल्तान, खलीफा या शासक जो इस्लामिक क्षेत्र का हुआ करता था उसकी शक्ति का मुख्य आधार जो था वो सेना थी, सैनिक हुआ करते थे और ऐसी स्थिति में सेना है वो छावनियों में, झुंडों में रहती थी। तो सेना को रखने के लिए भी उनके विशिष्ट इलाके हुआ करते थे, उनको झुंड नाम से जाना जाता था। ठीक है, अड्डे होते थे, उनको झुंड कहा जाता था और झुंड जो होते थे वो मुख्य रूप से अरबी सैनिक हुआ करते थे जो कि शासक या सुल्तान के प्रति वफादार होते थे, खलीफा के प्रति वफादार होते थे। तो अरबी सैनिकों को झुंड के नाम से संबोधित किया जाता था और प्रशासन का ये मुख्य आधार भी माने जाते थे। ऐसे भी हर प्रशासन की जो सेना होती है वही शासक का मुख्य आधार होती है, उसकी शक्ति का आधार होती है। तो यहाँ पर भी इस्लामिक साम्राज्य के अंदर भी विभिन्न फौजी शहरों का निर्माण हुआ, नए नए फौजी शहर बने, यानी जहाँ फौज रहा करती थी, जहाँ सेना रहा करती थी और उनकी पहचान है वो फौजी शहरों के रूप में पड़ना शुरू हो गई। और इन फौजी शहरों का नाम है वो मिस्र कहा जाता था। जो मिस्र जो अफ्रीका का आज एक देश है, ये मिस्र जो है वो अरबी नाम है इजिप्ट का। मिस्र का प्राचीन नाम क्या है? इजिप्ट है। और जब ये इजिप्ट को
को इन्होंने जीत लिया और अरबों ने अपने अधीन कर लिया, अपने नियंत्रण में ये क्षेत्र कर लिया, तो उन्होंने इसका नाम है वो अरबी नाम दे दिया मिस्र। और मिस्र के अनेक शहर थे जो कि फौजी अड्डों के रूप में या फौजी या झुंड के रूप में मौजूद थे, जिनका नाम था मिस्र तो था ही, कुफा, बसरा, फुस्तात और काहिरा। ये नवीन शहर थे। इन नवीन शहरों का निर्माण है वो फौजी अड्डों के लिए होने लगा था, सैनिक छावनियों के लिए इन नवीन शहरों का निर्माण हुआ। इसके अलावा खिलाफत, अब्बासी खिलाफत, 800 ईस्वी तक का अब्बासी खिलाफत का समय रहा। और इस अब्बासी खिलाफत के समय अब्बासी खलीफा जो था उसने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था। टेसिफुन के खंडरों के अंदर जो बगदाद था उसको अपनी राजधानी बनाया। ये बगदाद उस समय का विकसित शहर था क्योंकि खलीफा का मुख्य निवास स्थान था। लेकिन यही बगदाद, ये सब नवीन परिवर्तन होने लगे थे, बगदाद और अधिक मात्रा में विकसित हो गया और बगदाद की जो आबादी है वो 10 लाख के आसपास है, वो घनी आबादी हो गई। तो बगदाद है वो डेवलप हो गया और इसके साथ ही इस्लामिक साम्राज्य के कुछ प्राचीन शहर थे जिसका नाम है दमिश्क, इस्फान, समरकंद। ये सब नवीन परिवर्तनों के फलस्वरूप ये इस्फान, समरकंद और दमिश्क जैसे पुराने शहरों के अंदर भी जैसे जान आ गई थी। यहाँ पर भी आबादी या जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ने लगी थी, शहर है बढ़ने लगे थे और ऐसी स्थिति में ये भी शहर है वो तेजी के साथ डेवलप होने लग गए थे, विकसित होने लग गए थे। तो यहाँ देखें तो शहरीकरण में बहुत सारे नए नए शहरों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ये जो शहर होते थे, ये शहर व्यापार, कारोबार, वाणिज्यिक स्रोत के मुख्य आधार बन गए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी कारोबार या व्यापार जो होते थे वो इन शहरों में होते थे। किसान अपनी फसलें बेचने के लिए भी इधर आया करते थे। इसके अलावा विभिन्न कच्चे माल की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना लाना वो भी इन्हीं स्थानों पे होने लगा था। इसके साथ ही विदेशों के साथ संबंध है, विदेशी व्यापार का बढ़ावा वो इन्हीं शहरों के माध्यम से होता था। तो ये शहर वो व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र भी बन गए थे। इसके साथ ही ये शहर जो होते थे, इन शहरों में विभिन्न प्रकार के भवन बने होते थे। भवन यानी रहने के जो है आवासीय स्थल, विभिन्न प्रकार के भवन होते थे। उन भवनों में मुख्य रूप से 2 भवन हैं। एक तो मस्जिद होती थी जिसमें इस्लाम को मानने वाले सभी लोग हैं वो सामूहिक नमाज अदा किया करते थे। बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़े क्षेत्र में मस्जिद होती थी, काफी बड़ा चौड़ा मैदान होता था, प्रांगण होता था और जिसमें सामूहिक नमाज है वो अदा की जाती थी। दूसरा जो स्थान होता था, इस भवन होता था, वो होता था केंद्रीय मंडी, जिन्हें सुक कहा जाता था। सुक, ठीक है, सुक कहा जाता था। ये सुक या केंद्रीय जो मंडी होती थी उसमें व्यापारियों की जो भी दुकानें होती थी, व्यवस्थित तरीके से लंबी कतारों में ये दुकानें होती थी। विभिन्न प्रकार के जो है व्यापारिक सामान है वो यहाँ पर मिलते थे। इसके अलावा ये तो मुख्य रूप से 2 भवन, इसके अलावा जो प्रशासक, शासक या अधिकारी होते थे उनके भवन हुआ करते थे। इसके साथ ही व्यापारियों के आवास होते थे जिनको फंदुक के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही यहाँ पर हर प्रकार के इलाके या क्षेत्र हुआ करते थे जिसमें साफ सुथरे इलाके होते थे, जिसमें ये दुकानें वगैरह होती थी। कुछ चर्म या चमड़े से उद्योग से संबंधित होते थे इलाके या क्षेत्र जहाँ पे चमड़े के वस्त्र, चमड़े के कारोबार से संबंधित व्यवसाय वो चलता था, वो अलग हुआ करते थे। इसके साथ जो है सार्वजनिक रूप से हमाम बने होते थे। हमाम अर्थात स्नान गृह, विशाल स्नानागार वगैरह होते थे जो कि सार्वजनिक रूप से उपयोगी हुआ करते थे। इसके अलावा कब्रिस्तान होते थे, वो शहरों के बाहर की तरफ होते थे जिन्हें मृत्यु के पश्चात लाशों को दफनाया वगैरह जाता था। तो हर प्रकार के
क्षेत्र थे शहरों के अंदर जिसकी अलग अलग है वो पहचान थी। तो यहाँ पे इस्लामिक साम्राज्य के अंदर भी इस प्रकार के जो है इलाके थे जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती थी। ठीक है, तो शहरों के नक्शे हैं वो अपने पे समय के अकॉर्डिंग है वो इस प्रकार से बने होते थे। शहरों के अलग अलग इलाके होते थे, ये थी शहरों की पहचान। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट है व्यापार या वाणिज्य, कि इस इस्लामिक साम्राज्य ने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में किस प्रकार से उन्नति की, किस प्रकार से वृद्धि की, तो उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, व्यापार या वाणिज्य दोनों ही प्रकार का व्यापार होता था। जल मार्ग के द्वारा व्यापार और स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार। जल मार्ग में जहाजों के माध्यम से व्यापार होता था और स्थल मार्ग में भूमिगत इलाकों से, भूमिगत क्षेत्रों से व्यापार हुआ करता था, भूमि इलाकों से। ठीक है, तो यहाँ पर लाल सागर, भूमध्य सागर, यहाँ पर इन इस्लामिक साम्राज्य का एक तरह से एकाधिकार कह सकते हैं हम। तो इन्हीं के जहाज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, यूरोपीय देशों की तरफ जाते थे और उन देशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। और वहीं भारत, चीन, फारस की खाड़ी, विभिन्न प्रदेशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे और व्यापार में विभिन्न प्रकार के सामग्री है वो लाई ले जाई, आयात है या निर्यात किया जाता था। भारत से मसाले हैं, कपड़े हैं, चीन से चीनी मिट्टी है, रेशम है, बारूद है, कागज है, इत्यादि कई प्रकार का सामान है वो इस्लामिक साम्राज्य की तरफ जाता था। वही इस्लामिक साम्राज्य के लोग अपने इलाके की चीजों को इन देशों को निर्यात है वो किया करते थे। अब यहाँ पर इसी दौरान जब ये व्यापार जो शुरू हुआ था, इसी दौरान रेशम मार्ग की पहचान बड़ी, रेशम मार्ग बना। ये रेशम मार्ग जो था ये चीन से लेकर रोम तक जाता था, महत्व बढ़ गया था रेशम मार्ग का, चीन से लेकर रोम तक जाता था ये मार्ग। और इसमें इस मार्ग के जरिए, इस रास्ते के जरिए रेशम का व्यापार हुआ करता था। अधिक मात्रा में रेशम जाने के कारण इस रास्ते की पहचान, इस मार्ग की पहचान है वो रेशम मार्ग के रूप में बन गई थी। तो कई बार प्रश्न आता है कि रेशम मार्ग क्या है। 1 से 2 नंबर का प्रश्न ही आता है कि चीन से भारत के काराकोरम होते हुए रोम की तरफ जाने वाला जो मार्ग था उसे रेशम मार्ग की पहचान है वो दी गई है। ये भू स्थलीय मार्ग था, स्थल मार्ग के द्वारा है ये व्यापार हुआ करता था। इसके साथ ही जो व्यापारी गण होते थे वो विभिन्न प्रकार का व्यापार करते थे। अपने आंतरिक क्षेत्रों में भी व्यापार होता था इनका, अपने ही राज्यों के अंदर, अपने राज्यों से बाहर विदेशी व्यापार होता था। और साथ ही साथ बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे उनको विभिन्न प्रकार की मुद्राएं वहां चलती थी, सोने, चांदी या तांबे की मुद्राएं चलती थी, सिक्के चलते थे। वो व्यवसाय का आधार थे, लोगों की आमदनी का आधार है, ये सिक्के हुआ करते थे। अब ये सिक्के, सोना, चांदी, तांबा जो सिक्के थे, मुद्राएं जो यहाँ चलती थी, ये मुद्राएं एक तरह से व्यक्ति के लिए कई बार रिस्क हो जाया करती थी और इस रिस्क के चलते कई बार लूटपाट हो जाती थी। रास्तों में काफिले निकला करते थे, काफिले जो है ऊँटों के माध्यम से भी होते थे जो कि आंतरिक क्षेत्रों में व्यापार करते थे। कई बार भूमंडलीय भू क्षेत्र के ऊपर भी ऊँटों के काफिले, घोड़ों के माध्यम से व्यापार है वो होता था। समूह में निकलते थे, लेकिन कई बार डाकू, चोर, उचक्के जो होते थे वो लूट लिया करते थे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक नई चीज बनी है, वो है शाक पत्र। खलीफा ने शाक पत्रों का निर्माण किया व्यापार क्षेत्र में, या व्यापारियों ने अपनी सूझबूझ के आधार पर शाक पत्रों का निर्माण किया। अब शाक पत्र क्या है? शाक पत्र होता है जिसे हम अंग्रेजी में चेक कहते हैं। बैंक में हम चेक बना के देते हैं तो चेक को शाक पत्र कहा जाता था या शक कहा जाता था। ठीक है, शक या शाक पत्र। इसके साथ ही हुंडी, हुंडी का प्रयोग, हुंडी भी चेक होता था एक प्रकार का। तो ये व्यापारियों के लिए प्रयोग का एक मुख्य आधार बन गया जिसमें अब उनको
हुंडी या चेक काट के दे दिया जाता था, जिसमें राशि या रकम है वो भर ली जाती थी। और ऐसी स्थिति में अब उन्हें भारी मात्रा में सोना चांदी की जो सिक्के हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की किल्लत है अब उनकी नहीं रही, या ये कार्य उनके लिए थोड़ा सुलभ हो गया था। तो इस प्रकार से शाक पत्रों की मांग है वो बढ़ी। बाद में खलीफा ने भी वेतन आदि के लिए शाक पत्रों या शक का उपयोग करना ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये था व्यापारिक क्षेत्र में। व्यापार के माध्यम से कई प्रकार के देशों के साथ इनका जो है कह सकते हैं संपर्क हुआ, और ये व्यापार, ये वाणिज्य में कई देशों से सोना चांदी इत्यादि का आयात निर्यात भी हुआ करता था। तो फिर इस प्रकार से ये इस्लामिक साम्राज्य है वो व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि कर गया या आगे बढ़ गया। विभिन्न राष्ट्रों के साथ इसने अपने व्यापारिक संबंध बना लिए, और इसके साथ ही व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में काफी गतिशीलता है वो आ गई। तो ये व्यापार है जहाजों के माध्यम से किया जाता था, घोड़ों के माध्यम से, ऊंटों के माध्यम से किया जाता था। ये इसके अलावा भी इस्लाम के लोग हैं अपना जो है आय के विभिन्न स्रोतों के रूप में ब्याज पर राशि देना या रकम देना, और इसके लिए भी मूलधन या जो भी है ब्याज का निर्धारण था कि इससे ज़्यादा न लें। तो इस्लाम के नियमों और कायदों का पालन करते हुए जो है वो उस प्रकार से रकम अगर किसी को उधार वगैरह भी देते थे तो कम मात्रा में ब्याज वगैरह जो भी निर्धारित होता था उसके आधार पर लेते थे। लेकिन फिर भी कई बार जो सूदखोर हुआ करते थे जो कि इन नियमों को तोड़ भी दिया करते थे, और इस प्रकार से वो अपनी आय के लिए नए रास्ते या आय में ज़्यादा वृद्धि करने के तरीके हैं वो ढूंढा करते थे। तो हर प्रकार के लोग हर जगह मौजूद रहते हैं। आपने सुनी होगी अलीफ लैला की कहानी। अलीफ लैला आज भी टीवी पे आते हैं। तो उस अलीफ लैला की कहानी जिसमें 1001 रातें बाकी क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से व्यापारियों की स्थितियों को बताया कि किस प्रकार से वो जहाजों के माध्यम से व्यापार करते थे, और इसमें उस समय के इस्लामिक समाज के बारे में हमें जानकारी जो है वो मिलती है, जिसमें गुलाम होते थे, सौदागर हुआ करते थे, व्यापारी होते थे, नाविक होते थे। तो ये सब व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार से उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कई बार वो सूझबूझ से काम लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो व्यापार जगत में होती रही थी। एक और बात कहना मैं भूल गई कि यहाँ व्यापार में मसाले, कपड़े, चीनी, बारूद इत्यादि तो होते थे। इसके अलावा कई देशों के साथ आंतरिक मामलों में बाल्टिक क्षेत्र के कई इलाके थे, वहाँ पे ये दासियाँ भी इनकी भी खरीद फरोख्त होती थी, जिसमें दासियाँ जो होते थे घर के काम में वगैरह या खेती बाड़ी के लिए, कारखानों में, अनेक तकनीकी क्षेत्रों में जो है दासियाँ वो काम में आते थे, मनुष्य होते थे। तो मनुष्य व्यापार होता था जिसमें दास और दासियों को भी खरीदा और बेचा जाता था। तो ये था इस्लामिक साम्राज्य का की अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने कृषि के बारे में समझा, शहरीकरण के बारे में समझा और व्यापार वाणिज्य की स्थिति को भी समझा। यही था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।